हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा मैथ्स एकेडमी में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आईआईटी जेईई की बात करें, नेट की बात करें, सेट की बात करें, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और बिल्कुल बेसिक से हम इसको पढ़ेंगे और बिल्कुल एडवांस तक पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले मैट्रिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद वेक्टर स्पेस, उसके बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आफ्टर दैट डायगोनलाइजेशन, उसके बाद इनर प्रोडक्ट स्पेस। ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिक्स। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स होती क्या है। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है m इंटू एन नंबर का, जिनको हमने अरेंज किया है m रोज और n कॉलम के अंदर। और इसको हम डिनोट करते हैं a बराबर a i j m क्रॉस n। तो m तो डिनोट करता है नंबर ऑफ रोज को और n डिनोट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। और m क्रॉस n इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा। अगर ए आई जे की बात करें तो ये डिनोट करता है उस एंट्री को जो आयत रो और जेथ कॉलम में आती है। जैसे बात करूं मैं A11 की, तो ये मैट्रिक्स की वो एंट्री है जो पहली रो और पहले कॉलम में आ रही है। अगर A12 की बात करूं तो ये वो एंट्री जो पहली रो और सेकंड कॉलम में आ रही है। A33 की बात करूं तो ये थर्ड रो थर्ड कॉलम में आने वाली एंट्री है। इस एग्जांपल में देखो, ये 9 नंबर है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है। इनको मैंने 3 रो और 3 कॉलम में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये क्या बन गई, एक मैट्रिक्स बन गई। तो ये देखो, ये जो पहली पोजीशन पे आ रहा है तो उसमें देखो फर्स्ट तो रो है और पहला ही कॉलम है। तो यहाँ इस मैट्रिक्स में A11 किसके बराबर है, 1 के बराबर। A12 की बात करूं तो पहली रो सेकंड कॉलम, पहली रो सेकंड कॉलम, ये 2 हो गया। तो इस प्रकार हम और एंट्रीज देख सकते हैं। एक मैट्रिक्स ये है जिसके अंदर 2 रो है और 3 कॉलम है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए, 2 into 3 दैट इज 6, और ऑर्डर कितना होगा, 2/3। तो 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। तो सबसे पहला टाइप आता है रो मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक ही रो हो, नंबर ऑफ कॉलम्स में कोई बाउंडनेस नहीं है। नंबर ऑफ कॉलम्स चाहे कितने भी हो, लेकिन नंबर ऑफ रोज कितनी होनी चाहिए, 1। तो ये देखो, इस मैट्रिक्स की बात करूं तो नंबर ऑफ रोज 1 है, कॉलम 1 2 3, तो कॉलम चाहे कितने भी हो, नंबर ऑफ रोज 1 होना चाहिए। जैसे इसकी बात करूं तो ये 1 क्रॉस 4 की रो मैट्रिक्स है। अब इसके बाद आता है कॉलम मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में क्या होगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स 1 हो जाएगा, चाहे नंबर ऑफ रोज चाहे कितनी भी हो। तो इसकी बात करूं तो एक ही कॉलम है, रोज 3 है। तो ये मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 1 की। रोज कितनी है, 3, लेकिन कॉलम 1 है। इसकी बात करूं, ये भी 3 क्रॉस 1 की है। इसकी बात करूं तो 4 क्रॉस 1 की है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स को मैं कहता हूं कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे इसकी बात करूं तो एक रो और एक कॉलम, 1 क्रॉस 1। इसकी बात करूं तो 2 रो और 2 कॉलम, 2 क्रॉस 2। तो ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। वैसे 3 क्रॉस 3 की, 4 क्रॉस 4 की और भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद बात करते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स पे। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एंट्री 0 हो जाए। अब हम इसका मतलब समझे, तो नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होती है और डायगोनल एंट्रीज क्या होती है। जैसे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होगा। तो जो डायगोनल एंट्रीज जो यहां आती हैं, कहने का मतलब जिनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाए, 1 1, A22, A33, तो इन एंट्रीज को हम कहते हैं डायगोनल एंट्रीज। और इनके अलावा जो एंट्रीज हैं उनको हम कहते हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज। कहने का मतलब ए आई जे, और जिनमें आई और जे बराबर नहीं है उनको हम कहते हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज। से बात करूं A12, तो 1 2 के बराबर नहीं है, तो ये एंट्री होगी नॉन डायगोनल। लेकिन बात करूं मैं A44 की, तो 4 4 रो, फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम, तो ये तो डायगोनल एंट्रीज है। जैसे बात करूं A43 की, तो नंबर ऑफ रो तो 4 है, नंबर ऑफ कॉलम थर्ड है, तो ये भी क्या है, नॉन डायगोनल एंट्री। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एंट्री 0 है। डायगोनल एंट्री के बारे में कुछ नहीं कह रखा, लेकिन नॉन डायगोनल एंट्री शुड बी 0, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल में देखो,
अब इस मैट्रिक्स में देखो डायगोनल एंट्रीज ये रही, इसके अलावा बाकी एंट्रीज नॉन डायगोनल सारी की सारी जीरो है, तो ये मैट्रिक्स हो गई आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा और देखो अब इस मैट्रिक्स की बात करूं तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं डायगोनल एंट्री तो ये रही, इसके अलावा सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए थी? जीरो, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए? नॉन डायगोनल एंट्री जीरो है, डायगोनल एंट्री के बारे में कुछ नहीं कर रखा। तो जब भी आपको देखना है कोई मैट्रिक्स दे रखी है कि डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है, तो आप क्या करें कि नॉन डायगोनल एंट्रीज देखो, अगर सारी की सारी जीरो है तो दैट मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, अदरवाइज वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगी। इसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स की बात करूं तो एक डायगोनल मैट्रिक्स उसको मैं स्केलर मैट्रिक्स कहूंगा यदि उसकी डायगोनल की सारी एंट्रीज सेम है। तो स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए डायगोनल मैट्रिक्स होना जरूरी है, कहने का मतलब उसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज तो जीरो होनी चाहिए, साथ में उसकी डायगोनल की सारी एंट्रीज इक्वल है। इसकी बात करूं तो नॉन डायगोनल एंट्री जीरो है और डायगोनल एंट्री इक्वल है, ये क्या हो गई? स्केलर मैट्रिक्स। तो इसकी बात करूं तो इसकी नॉन डायगोनल एंट्री जीरो है और डायगोनल एंट्री सेम है, तो ये भी क्या होगी? स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद बात करें हम तो आगे आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसकी सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज यूनिटी है अर्थात तो 1 है। जैसे बात करूं एक मैं 2x2 की मैट्रिक्स बना रहा हूं, ठीक है, 1 1 0 0, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है और इसकी डायगोनल एंट्रीज इक्वल है 1 1 यूनिटी है और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है, तो ये क्या हो गई? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई 2 ऑर्डर की। सेम तरीके से यहां देख लो आप, ये 1x1 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि इसके जो डायगोनल एंट्री अब डायगोनल बनेगा तो एक एलिमेंट है तो ये तो 1 है, ये भी क्या होगी? इसकी बात करूं 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे? डायगोनल एंट्रीज के अलावा और एंट्रीज क्या है? 0 और डायगोनल एंट्रीज सब क्या है? यूनिटी यानी 1 है, तो ये भी क्या होगी? 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स और n×n की आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं IN से। इसके बाद आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स उसको मैं कहूंगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ Aij इज 0 फॉर ऑल i ग्रेटर देन j। कहने का मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा हो जाए तो वो वाली एंट्री 0 हो जानी चाहिए। अच्छा इसकी बात करूं तो इसमें आपको देखने का तरीका और है, ये प्रिंसिपल डायगोनल और इसके नीचे की सारी एंट्रीज अगर 0 है तो उस मैट्रिक्स को मैं कहता हूं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स उसका लीडिंग डायगोनल और उसके नीचे की सारी एंट्री 0 है तो ऐसे मैट्रिक्स को मैं कहूंगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसके बाद आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में होगा कि इसमें वही है कि स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहूंगा इफ Aij इज 0 फॉर ऑल i लेस देन j। इसमें चेक करने का तरीका डायगोनल के ऊपर की सारी एंट्री 0 होनी चाहिए, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर में क्या हो रहा था? डायगोनल के नीचे की सारी एंट्री 0 हो रही थी। इसमें बात करें तो इसमें डायगोनल के ऊपर की सारी एंट्री 0 होनी चाहिए। अच्छा इसकी बात करूं मैं तो इसमें भी डायगोनल के ऊपर की सारी एंट्री 0 है, तो ये मैट्रिक्स भी क्या होगी? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। नल मैट्रिक्स या जिसे जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, एक मैट्रिक्स जिसके अंदर सारी की सारी एंट्री 0 है उस मैट्रिक्स को मैं नल मैट्रिक्स कहता हूं। इसे बात करूं ये 1×1 की नल मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स है, ये 1×2 की जीरो मैट्रिक्स है, ये 2×2 की जीरो मैट्रिक्स है। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सारी की सारी एंट्री 0 है उस मैट्रिक्स को मैं क्या कहता हूं? जीरो मैट्रिक्स कहता हूं। इसके बाद हम आते हैं इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी? तो कोई भी दो मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो वो मैट्रिक्स कभी भी बराबर नहीं हो सकती। पहली बात क्या है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, उसके बाद हम देखते हैं कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। जैसे दो मैट्रिक्स हैं सपोज कर A11 A12 A21 A2, ये मैट्रिक्स A है और एक मैट्रिक्स आपके पास दे रखी है B
बी इधर बना देता हूँ, ये मैट्रिक्स बी आपको दे रखी है, इसके अंदर एंट्रीज आ रही है B11 B12 B21 B22, तो दोनों इक्वल है या नहीं है? इक्वल होने के लिए पहली बात तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। इस मैट्रिक्स की बात करो तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 2, इस मैट्रिक्स की बात करो तो इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2, तो ऑर्डर सेम है। अब इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल, कहने का मतलब A11 B11 के बराबर होना चाहिए, A12 B12 के बराबर होना चाहिए, A21 B21 के बराबर होना चाहिए, A22 B22 के बराबर होना चाहिए, तब जाके मैट्रिक्स क्या होंगी? बराबर। तो मैट्रिक्स की इक्वल होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, उसके बाद हम देखते हैं कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स। इसके बाद ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स पे किस किस प्रकार के ऑपरेशन किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले आता है मैट्रिक्स एडिशन। कोई भी दो मैट्रिक्स को हम जोड़े तो दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए यहाँ भी नेसेसरी कंडीशन है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम है, उसके बाद उनको ऐड करें, तो ऐड करने का तरीका है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप जोड़ो। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 2 3 4 6, एक मैट्रिक्स बी है 1 1 0 2, तो इनका ऑर्डर सेम है 2 क्रॉस 2 की, तो इनको आपस में ऐड कर सकते हो। ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए ये मैट्रिक्स ए थी और ये मैट्रिक्स बी थी, अगर आपको a प्लस बी निकालना है तो आप क्या करेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ेंगे। तो 2 किस में जुड़ेगा? 1 में, ये हो गया 2 + 1 दैट इज 3। 3 किस में जुड़ेगा? 1 में। 4 किस में जुड़ेगा? 0 में। 6 किस में जुड़ेगा? 2 में। 8। तो मैट्रिक्स एडिशन के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और एडिशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बढ़ती है वो भी उसी ऑर्डर की बढ़ती है, इस ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। देखो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी क्या बनी? 2 क्रॉस 2 की बनी। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स एडिशन की, कि मैट्रिक्स एडिशन है वो कम्यूटेटिव होता है। कहने का मतलब दो मैट्रिक्स है ए और बी, सेम ऑर्डर की है, तो मैं a प्लस बी निकालू या b प्लस ए निकालू, वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। इसके बाद किसी भी मैट्रिक्स को मैं अगर जीरो मैट्रिक्स के साथ ऐड करता हूं तो वही मैट्रिक्स वापस बन जाती है, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स में क्या है? हर एक एलिमेंट जीरो। तो जब ए मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स जोड़ूंगा तो ए मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में जीरो जुड़ेगा, तो मैट्रिक्स ए बन जाएगी। ये वाली इसकी कंडीशन, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। इसके बाद बात करते हैं मल्टीप्लाइंग अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। एक मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना। कोई आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, मान लीजिए m क्रॉस n ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, और k कोई स्केलर n या कोई नंबर है, तब मैं k को a से मल्टीप्लाई करूं, इसका मतलब है एक नई मैट्रिक्स बनेगी, उसका हर एक एलिमेंट a का हर एक एलिमेंट k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है 4 6 2 6 0 8, मैट्रिक्स a है। आपको मान लीजिए 2k निकालना है, 2a निकालना है, तो 2a निकालने का मतलब है कि इस मैट्रिक्स के हर एक एंट्री को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 8 12 4 12 0 16। तो किसी भी स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने का मतलब है उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। जैसे मान लीजिए दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, इनको मैं ऐड करके किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूं या अलग अलग स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, बात क्या है? सेम है। तो दोनों में क्या आएगा? रिजल्ट सेम आएगा, है ना। और अब हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो कोई भी दो मैट्रिक्स हैं उनको मल्टीप्लाई करने के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि जो पहली मैट्रिक्स है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं ये देखो, और सेकंड मैट्रिक्स के अंदर कितनी नंबर ऑफ रोज हैं वो देखो। अगर दोनों इक्वल आ जाए तब ही मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये नेसेसरी कंडीशन है। ऐसे देखो, मान लो सपोज करो एक मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, एक मैट्रिक्स है बी, इसका ऑर्डर है 4 क्रॉस 5। तो आप ए और बी को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पहली मैट्रिक्स है उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स है 3,
दूसरी मैट्रिक्स है उसके अंदर नंबर ऑफ रोज है 4, तो 3 और 4 नॉट इक्वल, इसका मतलब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तभी होगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर आ जाए, तभी उन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका हम देख लेते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिक्स को थोड़ा सा। सपोज करो आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है A 2 3 4 6, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है B, ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3। अब मैं निकालना चाह रहा हूं मैट्रिक्स A को मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं मैं B से, तो मैट्रिक्स A B से कब मल्टीप्लाई होगी, तो A के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स B के अंदर नंबर ऑफ रोज के बराबर हो, तो बराबर है, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स कैसे बनती है, देखो पहली मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की थी, दूसरी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 की है, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 2 क्रॉस 3 की, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वो 2 क्रॉस 3 की। तो कैसे मल्टीप्लाई करें, मेरे को ये वाली एंट्री चाहिए जो पहली रो पहला कॉलम में आए, तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के पहले कॉलम पहली रो को इस मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो गया 4, प्लस 3 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 18, दोनों को ऐड किया तो 22 आ गया। फिर मेरे को ये वाली एंट्री चाहिए, ये वाली एंट्री चाहिए तो मैं क्या करूंगा, पहली रो और सेकंड कॉलम, तो इस मैट्रिक्स की पहली रो को इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, तो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 6 और 3 8 24, तो अगली एंट्री आ गई 30। फिर आगे देखो, अब मेरे को कौन सी एंट्री चाहिए, पहली रो और थर्ड कॉलम, तो पहली रो को मैं थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ आ जाएगा आपके 8। तो सेम तरीके से आगे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं। इसके बाद हम बात करें कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कि जो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ये कम्यूटेटिव हो हमेशा, ये जरूरी नहीं है, किसी पर्टिकुलर केस में हो सकता है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव हो रहा हो। जैसे हम पढ़ते भी है ना कि जैसे किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं तो वही मैट्रिक्स बन जाती है, और आई को ए के साथ मल्टीप्लाई करूं तो भी वही मैट्रिक्स बन जाती है। तो ए आई किसके बराबर हो रहा है, आई ए के बराबर। तो पर्टिकुलर केस में हो सकता है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव हो, लेकिन इन जनरल कि सभी मैट्रिक्स के लिए ये जरूरी नहीं है कि सारे के मैट्रिक्स आपस में क्या करें, कम्यूट करें उनका मल्टीप्लिकेशन। तो पहली प्रॉपर्टी ये है। सेकंड प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। 3 अगर मैं मैट्रिक्स ले रहा हूँ और उनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं बी और सी को मल्टीप्लाई करके आगे ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या ए और बी को मल्टीप्लाई करके पीछे सी से मल्टीप्लाई करवा दूं, तो ये वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। कहने का मतलब ब्रैकेट में आगे लगाऊं या पीछे लगाऊं तो भी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होती, या ये वाली चीज। इसके बाद है थर्ड प्रॉपर्टी, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो मैट्रिक्स एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ए डॉट बी प्लस सी, ये हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप